ओके, तो ये जब आपने फर्स्ट डे देखा था तब भी ऐसे ही था ये? तो पीछे बिठाने से शॉकअप दबते हैं, बाइक ऊपर होती है। और ये मेरे पास है होंडा हाइनेस CB 350 और साथ में है यूज़र अक्षय भाई, और लगभग यूज़र का 2000 प्लस किलोमीटर का एक्सपीरियंस है, तो भाई का पूरा एक्सपीरियंस देखेंगे और हाइनेस पिक करने का क्या रीज़न था, कौन कौन सी बाइक ऑप्शन में थी, सब कुछ आपको इस वीडियो में मालूम चलेगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, अगर वीडियो सही लगे ना तो लाइक भी करना। तो अक्षय भाई, सबसे पहला क्वेश्चन मुझे ये बताओ, कितना टाइम हो गया इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अरुणेश भाई, मुझे आपके चैनल पे फीचर करने के लिए। ये मैंने लास्ट ईयर नवंबर में लिया था, नवंबर के लास्ट वीक में। कितना किलोमीटर हो गया इसमें एग्जैक्टली? ऑलमोस्ट मैंने 2200 किलोमीटर कवर कर लिया है, जिसमें मैंने हाईवे राइड भी की है और सिटी राइड भी की। ओके, मतलब 2000 किलोमीटर से ऊपर हो गए हैं। इसकी पहली सर्विस भी हो गई होगी? जी बिल्कुल। कितना कॉस्ट लगा था उसमें? सर्विस पहली जो थी उसमें 2 लीटर्स इंजन ऑयल लगा था और बाकी जनरल सर्विस ही थी, ऑयल फिल्टर का भी कॉस्ट था उसमें, और अप्रॉक्सीमेट 1400 रुपीज़ लगे थे, प्लस मड फ्लैप जो मैंने अलग से लगवाया था उसका 400 रुपीज़ लगा था। जो लेबर चार्जर रहते हैं वो फ्री रहते हैं, इंजन ऑयल और आपका फिल्टर का बस चार्ज लगा होगा यहाँ जी। पे। ओके, अब जैसे कि ये 2000 किलोमीटर प्लस हो गए हैं, तो मेरे हिसाब से ये यहाँ पे आपको बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे मालूम चली होंगी इस बाइक के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे, कि जैसे कि इस सेगमेंट में ना रॉयल एनफील्ड यहाँ पे किंग है, अपन ऐसा कह सकते हैं, किंग है अभी तक। हाँ। तो वहाँ पे ये गाड़ी पिक करने का क्या रीज़न था, या फिर आपने रॉयल एनफील्ड भी देखी थी, या कुछ और क्या कहना चाहोगे आप? मेरा ऐसा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज नॉट लुकिंग एट दीज बाइक्स। मैं क्लासिक बाइक्स पे नहीं, मैं थोड़ा सा मतलब मुझे नेकेड स्ट्रीट बाइक्स ज़्यादा पसंद थी। ठीक है, तो आई वॉज लुकिंग एट द 150 to 180 cc सेगमेंट। बट जो रेंज थी उसमें मैंने एक बार देखा कि हाँ, मैं क्या क्या ऑप्शंस देख सकता हूँ, कहाँ तक मैं अपना बजट पुश कर सकता हूँ। और उसके बाद मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बोला कि यार ठीक है, 150-180 cc सेगमेंट्स की गाड़ियाँ ऐसी रहती कि या वो मतलब ऑलमोस्ट सबके पास है। सबके पास है, और आप जैसे बोला, आपने स्टार्टिंग में बोला कि आप कहीं टूरिंग भी कर लेते हो। हाँ। तो वहाँ फिर आपको थोड़ा सा लगता है यार पावर वाला। हाँ, वो थोड़ा सा पावर का मज़ा नहीं आता। तो उस वजह से मैंने सोचा कि ठीक है, अपन थोड़ी सी हायर सीसी सेगमेंट की भी ले सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज अरुणेश भाई ये था कि इसमें जो इंजन है दैट इज़ वेरी सिंपल, मतलब इसमें कोई तरह की ऑयल कूलिंग नहीं है, तो ये सबसे क्या है, कॉस्ट बहुत बचता है। जैसे ऑयल कूलिंग, लिक्विड कूलिंग कुछ नहीं है इसमें, ना इसमें ज़्यादा फेयरिंग वर्क है, और मेरे को ऐसी ही गाड़ी चाहिए थी। और फिर होंडा की गाड़ी है तो मेरा मेन क्वेश्चन ये था यहाँ पे कि जैसे आपने बताया कि आप पहले 160 सीसी की बाइक देख रहे थे, फिर आप थोड़ा सा बजट को बढ़ा करके दोस्त ने भी रिकमेंड किया कि ये ले लो। तो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड भी है, क्लासिक 350 भी है, इनफैक्ट आपकी मेटियोर भी मिल जाएगी, सेम प्राइसिंग में भी है, और पर्पस भी दोनों बाइक का सेम है, सेगमेंट भी सेम है। तो फिर वो आपने देखी थी या डायरेक्टली आपने यही खरीदी? नहीं, मेरा ऐसा था कि रॉयल एनफील्ड में मैंने थोड़े बहुत इश्यूज सुने हुए थे। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, अगर मेरे को इस सीसी में लेनी है तो मेरे को होंडा ही लेनी है, एंड उसका एक रीज़न बस यही था, होंडा की रिलायबिलिटी। 2000 किलोमीटर में थोड़ा सा आप इसको ब्रेक करो तो कितना आपने हाईवे में चलाया होगा? मैंने अराउंड 500 किलोमीटर समथिंग हाईवे पे चलाया है, और बाकी तो हाईवे में कैसा रहा एक्सपीरियंस? जैसे कि बहुत सारे ऐसे बायर्स होते हैं कि जो पर्सनली इस बाइक को या क्लासिक 350 हो जाए, मेटियोर हो जाए, इन सभी को हाईवे पर्पस के लिए खरीदते हैं मोस्टली। मैंने देखा टूरिंग पर्पस के लिए। तो उस हिसाब से ये आपको कैसी लगी? कुछ फीडबैक हो आपका हाईवे का? देखिए, पहले तो अभी फ़िलहाल ये बाइक में मतलब मैंने सिर्फ बेयर मिनिमम एक्सेसरीज लगाई हैं। ठीक है, तो उस पर जब मैंने हाईवे राइड की, मुझे ऐसा लगा कि इसमें विंड ब्लास्ट काफ़ी है। ठीक है, तो एक विंडशील्ड होना इसमें बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा बाकी मुझे ऐसा कोई भी ड्रॉबैक नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि स्पीड आपने कितनी अचीव करी होगी हाईवे में? हाईवे पे मैंने अराउंड 80 to 100 के बीच में क्रूज़ किया है, एंड दैट्स वेयर द बाइक वॉज वेरी कंफर्टेबल। उसके आगे अगर आप जाते हो तो थोड़ा सा मतलब आपको लगता है कि बाइक को आप ज़्यादा खींच रहे हो, बट ठीक है, मैंने 120 की स्पीड तक अचीव किया था। बाइक वैसे 140 तक जाती है, बट मैंने कहा कि सेफ स्पीड 120 ही लगी। 80 से 100 के बीच में जो टॉर्क बैंड रहता है वो भी सबसे अच्छा रहता है, पावर भी बहुत अच्छी आती है, एज वेल एज माइलेज भी आपको 40-42 के अराउंड मिल जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी कैसी रही हाईवे में?
स्टेबिलिटी में मेरे को कोई भी इशू नहीं था, टायर्स भी काफ़ी वाइड है, एकदम आराम से चल रही थी गाड़ी, मुझे कोई भी इशू नहीं था। ओके, अब सिटी की तरफ आते हैं। तो सिटी में जैसे आपने चलाया होगा, ऑफिस के लिए चलाते हो आप इसको, ऑफिस भी जाते हो इससे या? हाँ, ये मेरी डेली कम्यूटर बाइक है। डेली कम्यूटर बाइक है, तो उस हिसाब से जैसे आपने ट्रैफिक में चलाया होगा तो उस टाइम आपका क्या फीडबैक है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि इसका वेट 180 kg के आसपास का है। बहुत सारे लोगों को एक कंसर्न रहता है कि वेट ज़्यादा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिटी में हैंडल करने में दिक्कत होगी, तो वो आप क्या कहना चाहोगे यहाँ पे? जैसे कि होंडा ने बाइक का नाम दिया है CB, दैट मीन्स सिटी बाइक। Okay. तो इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है सिटी में कि इट्स लाइक मतलब मेरे को कभी भी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है इसको चलाने में, बस थोड़ा सा गियरिंग में मुझे लगता है। बाकी अगर आपको फ्लिक भी करना हो ये बाइक बहुत इजी है, आपको ऐसा लगेगा कि आप 150 cc बाइक चला रहे हो। मतलब जो जिस हिसाब से चीज़ें रखी गई है उस हिसाब से आपको ऐसा लगेगा कि आप 150 cc बाइक चला रहे हो। ओके, मतलब आपके हिसाब से आप ये कहना चाह रहे हो कि सिटी के लिए भी इसको कंसिडर किया जा सकता है? किया जा सकता है। माइलेज के बारे में क्या है, कितना रहा हाईवे में, कितना रहा सिटी में? माइलेज ये मुझे देती है 38 से 45 के बीच में। ओके। जहाँ की मैंने मतलब अगर एकदम मैं मतलब लोअर एंड पे रखूँ, इंजन को लोअर रेव्स पे रखूँ, तो मुझे 45 तक का एवरेज अचीव हुआ है सिटी में। बट उसमें मैं ज़्यादातर ओपन रोड्स पे चलाया हूँ, तो 60 की स्पीड तक इजीली 45 का माइलेज निकल आता है। ओके। हाँ। तो यार इस हिसाब से माइलेज काफ़ी बेहतर है, क्योंकि क्लासिक में बहुत मतलब मैंने ये चीज़ देखा है रॉयल एनफील्ड में कि माइलेज ना बहुत फ्लक्चुएट करता है। हाँ। मैंने जो नोटिस किया, मैं पर्सनली मेरे पास रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 है। हाँ। तो मैंने देखा है कि अगर मुझे कभी 35 का मिलता है, कभी 40 पहुँच जाता है, पर आइडियली मैंने देखा है कि 30 से लेकर 35 के बीच में मिलता है मुझे। तो उस हिसाब से यार माइलेज बहुत अच्छा निकाल रही है। ब्रेकिंग कैसी लगी इसकी? ब्रेकिंग में अरुणेश मेरे को काफ़ी इसमें लगा कि इम्प्रूवमेंट है इसको, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बाइट प्रॉपर नहीं है। ठीक है, बाइट थोड़ी सी और प्रोग्रेसिव होती तो और अच्छे ब्रेक लगते। ऑल इन ऑल जैसे अगर मैं 80 की स्पीड पे जा रहा हूँ और अगर मेरे को सडनली ब्रेक करना हो तो थोड़ा सा स्टॉपिंग डिस्टेंस ज़्यादा होगा। और इसमें एक चीज़ और आती कि जैसे ब्रेक का जो ABS काम करता है वो ABS थोड़ा सा ज़्यादा इंट्रूसिव लगा मेरे को। अच्छा। मतलब वो हल्के से पॉट होल पे भी मतलब ऐसे इंटरवीन कर देता है कि मतलब आपको कॉन्फिडेंस ही चला जाता है। ठीक है, अब अक्षय भाई परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा मुझे बताओ कि जैसे कि आप सिटी में इसको चलाते हो तो सिटी में कैसा रहता है इसका परफॉर्मेंस, और इसी के साथ मुझे जैसे इसका जो टॉर्क है वो लो RPM पे मिलता है और क्लासिक में भी लो RPM पे मिलता है, तो उस हिसाब से आपका क्या कहना है कि सिटी में गियर ज़्यादा मांगती है ये गाड़ी या फिर नहीं मांगती, ईजिली हम चला सकते हैं, कैसा रहता है? सिटी में सर इसमें ऐसा है कि जो इसकी गियरिंग रखी है होंडा ने वो टॉल रखी है। ठीक है, तो जिसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा गाड़ी को खींचना पड़ता है, नहीं तो अगर आप एकदम से गियर चेंज कर दोगे तो वो बंद होने लगती है। तो इसकी गियरिंग जो है वो लॉन्ग स्ट्रोक मोटर के हिसाब से नहीं रखी है होंडा ने, जो इसका एक बहुत बड़ा कॉन है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि गियर आप फ्रिक्वेंटली मांगती है अगर हम धीरे चलें फ्रिक्वेंटली आपको चेंज करना पड़ता है। मतलब फर्स्ट गियर में 15 की स्पीड तक चलती है, उसके बाद सेकंड में आपको एटलीस्ट 30 तक लेके जानी पड़ती है। अगर 30 से कम में करोगे आप तो बाइक हिकअप देने लगी। ओके। ऐसा। सीट आपको कैसी लगी, जैसे स्पेस इसमें कैसा लगता है आपको, और कुशन वगैरह, जैसे आप 2000 किलोमीटर चला चुके हो तो मुझे लगता है कि आप बता सकते हो इसके बारे में। जी सर, तो इसमें सीट जो है सीट मुझे बहुत कंफर्टेबल लगी। मतलब इवन मैंने हाईवे पे भी चलाया तो भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी, और इवन मैंने सिटी में भी चलाया तो सिटी में तो ऐसे कोई सिटी में बस इसमें मुझे ये लगता है कि पिलियन का जो बैक रेस्ट था, मतलब जो क्लासिक में शायद से रहता है ऑप्शनल एसेसरी है, वो इसमें भी होना चाहिए था। इसमें होंडा नहीं देता है ऐसी एसेसरीज। अब थोड़ा सा मुझे इसका क्वालिटी बताओ कैसी लगती है, फिट एंड फिनिश हो गई या इनकी पेंट क्वालिटी हो गई, वो आपके हिसाब से कैसी है? जी सर, पेंट एंड और ओवरऑल फिनिश ये डिसेंट है इस गाड़ी का। एज सच मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सिंगल टोन भी आता है? जी, DLX वेरिएंट में सिंगल टोन। ये आपका डिलक्स प्रो है? DLX टॉप मॉडल है इसका। ठीक है, तो यार मेरे हिसाब से सही है। फिट एंड फिनिश में कुछ एक प्रॉब्लम होगी जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, बट हाँ ओवरऑल सही है। तो अक्षय भाई मेरे हिसाब से आपने सब कुछ बता दिया इस बाइक से रिलेटेड जो भी आपको अभी तक फील हुआ। अब आप ना कुछ पॉइंटर्स मुझे बता दो। पहले तो आप पॉजिटिव को पॉइंटर्स बता दो, क्योंकि व्यूअर
व्यूअर्स वही जानना चाह रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव क्या है जो कि आपने फील किया जी। उसके बाद में आप नेगेटिव बता देना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने 2000 चलाया होगा कोई ना कोई नेगेटिव ना मिला हो आपको, जी बिल्कुल। कुछ ना कुछ होगा, अभी तक आपने कवर नहीं किया। अब अपन कवर करते हैं। तो पहले तो आप पॉजिटिव बताओ, क्या क्या इसमें आपको पॉजिटिव फील हुआ, मतलब जो कि आपको लगता है कि इस गाड़ी को खास बनाता है अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से। इसमें सबसे अच्छा पॉजिटिव तो इसका इंजन है अरुणेश, क्योंकि इसका इंजन इतना प्यारा है कि इसमें मतलब इवन इफ यू रेड लाइन द बाइक आपको कोई भी सॉर्ट के वाइब्रेशंस नहीं आएंगे। इसमें सेकंड पॉजिटिव ये है कि ये बाइक जो है अगर आप इसको फोटोज में देखोगे और इसको रियल में देखोगे तो ये काफ़ी बड़ी दिखती है एंड इट्स वेरी अट्रैक्टिव। हाँ, ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी है कि देखने में बड़ी लगती है। क्लासिक ऐसा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डिफरेंस होगा, बट ये थोड़ी सी ऊंची लगती है। ऊंची लगती है और इसका ओवरऑल जो व्हील बेस है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद इसका जो टर्निंग रेडियस है इट्स वेरी शॉर्ट, क्योंकि इसका हैंडल काफ़ी डिग्रीज तक टर्न हो जाता है, जो एक बहुत प्लस पॉइंट है इसका। जी बिल्कुल, आप ये सही बोल रहे हो जी। इसके अलावा इसमें ऑल एलईडी सेटअप है, तो ये मेरा सबसे बड़ा रीज़न था, क्योंकि रॉयल एनफील्ड में ये नहीं आता है गाइज। हाँ, एक चीज़ पूरा एलईडी का सेटअप है। अभी यहाँ पे छोटी सी एक बी रोल लगा दूंगा तो वहाँ से आप देख लेना कितना सही लगता है रात में। इसमें सर इसका जो साउंड है, जो साउंड मेरे को इतना अच्छा लगा, क्योंकि लो रेव्स पे अगर आप इसको रखोगे तो इंजन बिल्कुल साइलेंट चलेगा और बिल्कुल एक नॉर्मल सा साउंड आता है। अच्छा। लेकिन अगर आप चाहो कि आपको कभी मतलब थोड़ा सा ऐसा स्पोर्टी राइडिंग करने का मन हुआ, जैसे ऑफ राइडिंग करने का मन हुआ, तो उसके लिए आप यू कैन ओपन द थ्रॉटल और उसमें इतना अच्छा साउंड आता है कि मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा कि इफ दिस इज अ स्टॉक एग्जॉस्ट और इसमें कोई आफ्टर मार्केट लगवाया है। एक पॉजिटिव मुझे इसमें और लगता है कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है। ओके। इस प्राइस में तो ट्रैक्शन कंट्रोल मतलब इस प्राइस में मोस्टली R15 के अलावा आई डोंट थिंक सो किसी गाड़ी में आता है। किसी में नहीं आता। दैट इज समथिंग विच कैन सेव योर लाइफ ऑल्सो। पॉजिटिव तो मुझे लगता है कि सब कुछ आपने बता दिया। जी। आप डायरेक्टली इसके नेगेटिव्स पे आते हैं। क्या क्या नेगेटिव्स लगे भैया अभी तक आपको? सर इसमें सबसे पहला नेगेटिव में बात करूं तो इसके मड गार्ड्स हैं, क्योंकि इसके मड गार्ड्स पे जो एक्सटर्नल फ्लैप लगा हुआ है Okay. ये मैंने अलग से लगवाया है। Okay. अगर ये फ्लैप मैं नहीं लगवाता तो ऑलमोस्ट इसके इंजन के एग्जॉस्ट बेंड पाइप तक इसका कीचड़ उड़ के आता है, अगर मतलब आप थोड़ी रेनी कंडीशंस में चलाओ तो। समझ गए। और साथ ही साथ अगर आप इसको हाई स्पीड पे चलाओगे तो हाई स्पीड पे ऑलमोस्ट आपके नीज तक इसमें आ जाता है, इवन आफ्टर द मड फ्लैप। ओके। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो जैसे अगर बारिश का टाइम है, आप अगर स्पीड में होते हो तो पूरा जो पानी है या मिट्टी वो उछल के आपके पैरों में आती है, कपड़े गंदा कर सकती है। ऑलमोस्ट नीज तक आती है, जो कि अदर बाइक्स में नहीं होता है। सेकंड प्रॉब्लम क्या लगी आपको? सेकंड प्रॉब्लम सर इसमें ये है कि इसके ब्रेक पैड जो हैं पीछे वाले वो बहुत ज़्यादा स्क्वीक करते हैं। ऐसा रहता है कि रियर ब्रेक की स्क्वीकिंग कई गाड़ियों में होती है। बट इसमें जो साउंड है वो कुछ ज़्यादा है। अच्छा। और रियर ब्रेक को आपको मतलब ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स में क्लीन कराना पड़ता है, उससे 100, 200, 300 किलोमीटर्स तक फिर मतलब स्क्वीकिंग चली जाती है, लेकिन फिर से उसके बाद आपको क्लीन कराना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम है, ये मोस्टली मैंने देखा है कि रेनी सीजन में होता है, बट आपको अभी भी फील हो रहा है ये? जी तो ठीक है। अभी भी इस सीजन में भी ये प्रॉब्लम है। इसमें जो सीट है ये भी काफ़ी वॉबल करती है। लेट मी शो यू। ओके। तो ये जब आपने फर्स्ट डे देखा था तब भी ऐसा ही था ये? सर टू बी ऑनेस्ट मैंने फर्स्ट डे ये चीज़ नोटिस नहीं की थी, बट ये काफ़ी टाइम बाद जब मैं पिलियन को लेके जाता था तो वो थोड़े बहुत मतलब बैठते थे तो ऐसी आवाज़ आती थी खट खट। ओके। तो हाँ गाइज, ये यहाँ पे ना सीट के फिट एंड फिनिश में मुझे प्रॉब्लम लग रही है। यहाँ पे ये आप नोटिस कर सकते हो, साउंड भी आ रहा है, और आपने तब नोटिस किया होगा जब कोई पिलियन बैठा होगा और आपने देखा होगा कि यार साउंड कहाँ से आ रहा है। साउंड ठीक है। ये हाँ, ये थोड़ी सी है यहाँ पे, कोई प्रॉपर फिट है उसके बाद भी ऐसा आ रहा है? प्रॉपर फिट है, एलन बोल्ट पूरा टाइट है, लेकिन स्टिल इसमें साउंड है। Okay. इसमें एक प्रॉब्लम इसकी हेडलाइट की जो मुझे लगी, हेडलाइट मैंने इसको लोएस्ट सेटिंग पे अभी करा के रखा है, और जो इसका हेडलाइट है उसका थ्रो अभी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लगता है। मतलब वो बाइक के डिस्टेंस से ज़्यादा दूर थ्रो करता है, जिस वजह से क्या होता है कि आपको प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं मिल पाती, क्योंकि जैसे जैसे लाइट ऊपर होते जाता है वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी कम होती है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। और उसके बाद अगर आप किसी ये आपने शोरूम में बताया, मतलब होंडा में बताया था, उनने सबसे नीचे वाली सेटिंग
सेटिंग में करके दिया, रखा है, उसके बाद भी वही हो रहा है। लेकिन फिर भी यही रिजल्ट्स हैं। ठीक है। और इसके बाद जैसे अगर आप किसी को पीछे बिठाते हो तो पीछे बिठाने से शॉक अप दबते हैं, बाइक ऊपर होती है और ऊपर दूर चला जाता है। तो ठीक है। वो एक प्रॉब्लम मेरे को लगी। उसके अलावा सर मुझे ये प्रॉब्लम लगी इसमें जो इसका लेग गार्ड है, इसका लेग गार्ड आई थिंक ये लेग्स को तो नहीं प्रोटेक्ट कर नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा और बाहर होना था और थोड़ा सा और स्टर्डी होना था आई थिंक। ये मेरे हिसाब से लेग गार्ड है नहीं, ये एक तरीके का टैंक गार्ड है और इंजन गार्ड है बस। जी, इंजन लेग गार्ड तो है नहीं। हाँ। क्योंकि आप खुद देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही छोटा है और बहुत ही कम स्पेस। सिंपल सी बात है, अपने फुट पैक्स कितने बाहर हैं, हम ऐसे बैठेंगे, फिर ये मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, लेग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर आपको खुद लेग को प्रोटेक्ट करना है तो आप कहीं बाहर से लगवा सकते हैं, आफ्टर मार्केट आते होंगे एसेसरीज सबसे बेस्ट अच्छी क्वालिटी को, वो आप लगवा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम सर इसकी ये है कि इसका जो ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी है वो ऑलमोस्ट सर यूजलेस है। अगर आपको ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी चाहिए तो बस इसमें आप ये कर सकते हो कि ये जो बटन्स दिए हुए हैं होंडा ने, इसको यूज़ करके आप थोड़ा सा मतलब नेविगेट कर सकते हो, नहीं तो बाकी इसमें व्हीकल से इंटरेक्ट करके वो कुछ भी ऐसा एडिशनल प्रोवाइड नहीं करता है। इन माई ओपिनियन इसमें एटलीस्ट एक जैसे रॉयल इनफील्ड में आता है ट्रिप नेविगेशन के लिए जो डायरेक्शंस बताता है उतना होना चाहिए था, और एक कॉल शोर जो रहता है ना, कॉल जिसमें शोर, ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। कुछ चीज़ें होती हैं कि मतलब एक्चुअल में नीड नहीं है हमें उस गाड़ी में, लेकिन क्या फीचर्स के नाम पे दिखा के ब्रांड वो करते हैं, प्रमोट करते हैं, मार्केटिंग का है वो। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई नीड है, क्योंकि पर्सनली जब मैं भी चलाता हूँ तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता, सारा काम फ़ोन से ही होता है। वैसे भी हमें एक यहाँ पे नेविगेशन के लिए जैसे रॉयल इनफील्ड में दिया है ट्रिपल नेविगेशन, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है। अगर वो होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। हाँ, अगर वो सही से काम करे तो। इसमें जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मुझे लगी है वो होंडा के रिपेयर कॉस्ट हैं, क्योंकि होंडा के रिपेयर कॉस्ट ऑलमोस्ट मतलब अब्सर्ड हो रहे हैं इस लेवल पे, क्योंकि इसका जो स्पार्क प्लग है, नॉर्मली स्पार्क प्लग जो इसका है वो 150 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है, बट उसको चेंज करने का लेबर इज़ ऑलमोस्ट 150। अच्छा। हाँ, तो उससे प्रॉब्लम ये है कि 150 देने में कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें 150 जो रखा है इनने कॉस्टिंग, वो फेयरिंग वाली बाइकों के लिए रखा है, कि फेयरिंग वाली बाइक्स का फेयरिंग हटेगा, उसमें असेंबली डिसेंबली में उतना कॉस्ट लग जाता है। अच्छा, मतलब सिंपल सी बात है, वो जो 150 लग रहा है इसको लगाने के लिए, वो जस्टिफाई कहीं से भी नहीं है, जस्टिफिकेबल नहीं है। सेम इज विद द एयर फिल्टर आल्सो। ठीक है, तो वो है थोड़ा सा, हाँ मतलब कॉस्टिंग वगैरह ज़्यादा है इसमें, बिग विंग की वजह से है मे बी। पॉजिटिव आपने देख लिए, प्रॉब्लम आप देख सकते हो, ये कुछ जो यूज़र को फील हुई। आप अगर इसको ऑन करते हो ना, आपका अगर कोई फीडबैक हो या आपको कोई प्रॉब्लम लगी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी और बाइक कैसी लगी वो भी बताना कमेंट बॉक्स में। कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछो,